मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्नातकोत्तर हिंदी विभाग SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके हिंदी विषय के पंचम पत्र में वर्णित इकाई 4 जो हिंदी गद्य के रूप में है के अंतर्गत हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास, हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालें। अर्थात आज हमारे विचार विमर्श का विषय है हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाल के। हिंदी उपन्यास का उदय अन्य भारतीय भाषाओं के उपन्यास साहित्य के बाद हुआ है। बंगला उपन्यास हिंदी उपन्यास का पूर्व स्रोत रहा है। उपन्यास शब्द बंगला भाषा की देन है। आरंभिक हिंदी उपन्यास शुद्ध मनोरंजन, तिलिस्मी अय्यारी और सुधारवादी प्रकृति का है। दूसरे शब्दों में इस तरह के उपन्यास अयथार्थवादी आदर्श की स्थापना सुधारवादी उपन्यासों की विशेषता रही है। इन उपन्यासों की जमीन या प्रकृति वास्तविक न होकर विशुद्ध काल्पनिक है, जबकि उपन्यास की मूल प्रकृति यथार्थवादी है। हिंदी में यथार्थवादी उपन्यासों की शुरुआत प्रेमचंद युग से हुई। प्रेमचंद यथार्थ से परिचित थे। उनके उपन्यासों में ही सर्वप्रथम किसान और स्त्री को व्यापक फलक पर चित्रित देखा जा सकता है। किसान चित्रण की व्यापकता के कारण गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ध्यान देने की बात है कि ये दोनों विषय प्रेमचंद के यहाँ अचानक नहीं आया है, बल्कि प्रेमचंद के पूर्व भारतीय भाषाओं में ऐसे अनेक उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। उड़िया के फकीर मोहन सेनापति की 6 बीघा जमीन 1897 में ही प्रकाशित हो चुकी। मिर्जा हादी रुसवा का उपन्यास उमराव जान अदा प्रेमचंद से पहले का उपन्यास है। 6 बीघा जमीन में किसान है तो उमराव जान अदा में स्त्री। प्रेमचंद पर इन दोनों उपन्यासों का प्रभाव पड़ा या नहीं, यह ठीक नहीं कहा जा सकता। ये आरंभिक कहानियाँ उर्दू में लिखा करते थे, अतः ज़्यादातर संभावना है कि वे उमराव जान अदा से प्रभावित रहे। भारत गांवों का देश है और जनता खेती पर आश्रित है, अतः किसान हिंदी उपन्यासों के लिए एक महत्वपूर्ण कथानक है। प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम और गोदान में किसान को कथानक बनाया है। उन्होंने कर्मभूमि में भी किसान चेतना को सार्थक अभिव्यक्ति दी है। प्रेमचंद ने किसान जीवन की महागाथा लिखने के साथ साथ किसान जीवन की त्रासदी भी लिखी। विश्लेषण के लिए हम गोदान को प्रस्तुत कर रहे हैं। होरी का समाज अपरिवर्तनशील है, वैसे भी किसान जीवन की गति धीमी होती है। होरी किसान चेतना का प्रतिनिधि है। धनिया उसके सुख दुख की साथी है। दरअसल तमाम यातना, दुख, जहालत झेलता है भारतीय किसान। यह कदम कदम पर हारता है, समाज के जोंकों द्वारा लूटा जाता है, फिर भी वह किसानी चरित्र को नहीं छोड़ता। यही न छोड़ना किसानी जीवन का चरित्र है। होरी धनिया की अपराजेय जिज्ञासा, संघर्ष क्षमता और जीवनाशक्ति उसे भारतीय किसान बनाता है। गोदान कृषक जीवन की महागाथा है। प्रेमाश्रम से लेकर परती परिकथा और बेदखल तक सैकड़ों किसान केंद्रित उपन्यासों को देखा जा सकता है। इन उपन्यासों में किसान के सैकड़ों रूप मिलते हैं। कहीं किसान विद्रोह करता है तो कहीं किसानी छोड़कर शहर का रुख करता है। कहीं सामंतों से लोहा लेता है
तो कहीं शोषकों से अपनी रक्षा के लिए नक्सलवाद में शामिल होकर हथियार उठाता है। इस प्रकार किसान के परिवर्तित स्वरूप को चित्रित करने में हिंदी उपन्यास सफल सिद्ध। उपन्यासों में किसान के अनेक रूप हैं। स्त्री चेतना का उभार भी प्रेमचंद के समय में हो चुका था। स्वयं प्रेमचंद ने स्त्री को अनेक रूपों में चित्रित किया है। गोदान में धनिया उत्पीड़न का प्रतिकार करती है। वह सारे तंत्र, सरकारी पुर्जों व व्यवस्था का चीख चिल्लाकर विरोध करती है। गबन की जालपा आरंभ में स्त्री के आभूषण प्रेम की ग्रंथि की शिकार है, पर बाद में वह उससे स्वयं तो मुक्त होती ही है, पति को भी मुक्त करती है। इस उपन्यास का उत्तरार्ध स्त्री चेतना की जागरूकता का प्रतीक बन गया है। जो अधिक बंधनग्रस्त थी वही पहले मुक्त भी होती है। जालपा और जोहरा ऐसी ही है, वे पुरुषों को भी मुक्त करती है। अंग्रेजों के पक्ष में झूठी गवाही देने से रोकना उसका उद्देश्य बन जाता है। इससे उसमें राष्ट्र प्रेम की चेतना भी झलकती है। निर्मला की निर्मला स्त्री की त्रासदी की प्रतीक है। अबोधता में जिस ढांचे को वह बनाए रखती है उसे खुद ही सजगता आने पर तोड़ देती है। यह भी स्त्री चेतना का क्रमिक उभार है, जो उपन्यास के अंतर्वस्तु और शिल्प दोनों को अर्थ संपन्न कर देता है। कर्मभूमि की सुखदा और नैना जैसी स्त्रियां सत्याग्रह में कूद पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि चरित्र विशेष आंदोलन से ही परिवर्तित होता है, बल्कि स्वयं के निर्णय पर भी चरित्र में मौलिक परिवर्तन आता है। मुन्नी गोरों से बलात्कार की शिकार होती है। वह यातना से शक्ति पाती है और स्वयं गोरों की हत्या करती है। त्याग पत्र के मृणाल के दुख के कारण अपने बनाए हुए हैं, पर जब वह कोयले वाले के साथ रहने का फैसला करती है तो उसके सामने गरीबी और अभाव में फंसा समाज पूरी तरह अपने यथार्थ में बजबजाता हुआ त्रासद स्थिति में उपस्थित हो जाता है। आरंभ में वह अकेली महसूस करती है, पर बाद में वह अकेली नहीं पाती। वह पाती है कि उसकी तरह दुख और यातना का अनुभव करने वाली लाखों नारियां हैं। दुखद अनुभूति उसे शक्ति देती है। भारतीय स्त्री की यही सच्चाई। मित्रों मर जाने की अतृप्ति उसकी अकेली समस्या नहीं है। वह झूठी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाती है। चाक में सारंग एक समय पर नीति प्रतिशोध की आग से निकलकर स्त्री चेतना का सामूहिक प्रतिबंध बन जाती है। इस प्रकार स्त्री चेतना पर केंद्रित अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। अब तो स्त्रियां यौन संबंधों की कथा यथार्थ रूप में लिखकर अपनी बोल्डता का परिचय दे रही हैं। स्त्री चेतना संपन्न उपन्यासों की संख्या सैकड़ों है, जिससे सुनीता से लेकर शेष कादम्बरी तक देखा जा सकता है। उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक उभार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि गांधी तथा अनेक नेताओं का प्रभावशाली किसान आंदोलन तथा तत्कालीन विभिन्न आंदोलनों का स्त्रियों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना उसका ऐतिहासिक संदर्भ है। जैनेन्द्र ने मध्य वर्ग की स्त्रियों को वाणी दी, जो अंदर ही अंदर अनेक यातनाओं की शिकार होती थी। उन्होंने फ्रायड और यूंग जैसे मनोविश्लेषकों की दार्शनिक निष्पत्तियों का केंद्र बनाकर उपन्यास लिखा। मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास यशपाल ने लिखा। झूठा सच उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। उसमें स्त्रियां अपना निर्णय स्वयं लेती हैं। संजीव ने धार लिखकर मैना के रूप में एक महान स्त्री चरित्र को सामने लाया। मैना कहती है कि जब मर्द स्त्री को छोड़ सकता है तो स्त्री मर्द को क्यों नहीं छोड़ सकती। यथार्थता वह 3 मर्दों को छोड़ती है। इस प्रकार चरित्रों का क्रमिक उभार बाह्य आंदोलनों विचारों के अतिरिक्त भारतीय समाज के व्यवहारिक सच्चाइयों से भी प्रेरित है। स्वाभाविक स्थितियां भी चरित्र को प्रभावित